हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर चुके थे। कार्बनिक रसायन को हम लोग पढ़ रहे थे और कार्बनिक रसायन में हमने बहुत सारा बेसिक पढ़ा है। उसको एक क्विक रिवीजन देते हैं और उसके बाद आज की क्लास को भी आरंभ करते हैं। तो हम लोग कार्बनिक रसायन पढ़ रहे थे। कार्बनिक रसायन में सबसे पहले तो हमने कार्बनिक यौगिक की परिभाषा पढ़ी कि भाई कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो ये देखा गया कि जितने भी, सबसे पहले तो इसके लिए क्या आया था, बर्जिलियस का सिद्धांत आया था। सबसे पहले इसके लिए बर्जिलियस का सिद्धांत आया। फिर बर्जिलियस के बाद बोहलर, इसी के चेला थे, वो आए थे। और अंतिम में कौन आए थे, अंतिम में लेवोजियर आए थे। और फिर लेवोजियर ने ही जो है कार्बनिक यौगिक का सही परिभाषा दिया। कार्बनिक यौगिक के बारे में जो है, इन तीनों वैज्ञानिक के बारे में हमें पहले तो कुछ बातें जो है वो पता होनी चाहिए। कि भाई वर्जिलियस ने जो है ये दिया था जीवन शक्ति का सिद्धांत, जिसके अनुसार कार्बनिक यौगिक केवल सजीव में ही प्राप्त हो सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। और बोहलर उसी के चेला थे, जिन्होंने कि लैब में यानी प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बनाया, यूरिया। उसके बाद लेबोजियर जब आए तो इन्होंने कहा कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक, या जितने भी ऐसे यौगिक हैं जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को विस्थापित करके किसी और ग्रुप को जोड़ने से बनते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जब किसी ग्रुप से विस्थापित कर दिया जाता है तो इस प्रकार बने यौगिक को हमने देखा क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, यानी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, और वो भी क्या होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप देखिएगा कि ये CH4 हम लिखे हैं, और इसको अगर हम Cl2 से रिएक्शन कराते हैं, जो कि हमने उस क्लास में भी बताया था, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इसको H म्यू लिखा जाता है। तो ये CH3Cl और प्लस क्या बनाता है, HCl। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो CH4 है, यानी C के साथ जो क्या है, 4 हाइड्रोजन है, और इसकी अभिक्रिया हमने Cl2 से कराई। तो यहाँ पर एक जो क्या है, क्लोरीन है, वो एक हाइड्रोजन को हटा देता है और उसके स्थान पर आकर जुड़ जाता है। और बाकी के जो यहाँ दूसरा जो ये हटा हुआ जो हाइड्रोजन है, वो दूसरे क्या, क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, HCl। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन को उसके जगह से विस्थापित कर दिया गया, तो इसीलिए इसे जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाए वह किस अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं, तो आपको कहना है कि वो किस अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। अब यहीं पर एक और चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि जैसे CH4 है, और इसको अगर हम क्या करें, दहन करें, तो दहन करने का साइन ये होता है डेल्टा, त्रिभुज की तरह। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होगा तो हमारे पास CO2 बनेगा, और CO2 के साथ क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पर जो आप यौगिक देख रहे हैं, ये CO2 जो है यह कार्बनिक यौगिक नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हाइड्रोकार्बन के दहन से बने यौगिक जो होते हैं, मेनली ये गैस होते हैं, तो ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक नहीं माने जाते हैं। इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इतना बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को हम लोग देख रहे थे, तो आगे देखते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को भी। तो बच्चा अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण को, यानी हाइड्रोकार्बन
का वर्गीकरण। तो जब हम हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कर रहे थे तो हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये जो है हम लोग देखे थे 3 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये हो सकते हैं एलिफेटिक यौगिक, एक ये हो सकते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, और एक ये हो सकते हैं एरोमेटिक यौगिक। अब हमने देखा कि एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। और वो क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, वो भी हम लोग देखे थे कि जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग देखे थे। ये एल्केन हो सकते हैं, ये एल्कीन हो सकते हैं, ये एल्काइन हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज हमने देखा था कि कॉमन था, जो कि क्या है, एल्क। अब एल्क का मतलब हम आपको बताए थे, एल्क जो होता है वो मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को दिखाता है। मुख्य श्रृंखला के बारे में हम लोग आगे जब IUPAC नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे मुख्य श्रृंखला क्या होता है। अगर मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या 1 होती है तो इसे मिथ कहा जाता है। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो इसे ईथ कहा जाता है। 3 होती है तो इसे प्रोप कहा जाता है। 4 होती है तो इसे ब्यूट कहा जाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। तो 10 तक हम लोगों को याद करना है, बाकी आगे आगे जो है अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक ऐसे करके आगे बढ़ता है, जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को बस 10 तक ही याद करना है। तो इस प्रकार आप देखें मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन की संख्या होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्क कहते हैं। और एल्क के जगह पर अगर एक कार्बन है तो उसे मीथ कहेंगे, 2 है तो ईथ, इस प्रकार 10 को डेक कहेंगे। अब देखिए एल्केन जो होता है इसके बारे में हमने देखा, इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। फिर हमने देखा था एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का भी हमने देखा था, एल्काइन का होता है CnH2n-2। यहाँ तक हमने देखा था। फिर हम लोग जो है इसके 3 तरह के सूत्र की बात की थी, जिसमें पहला सूत्र हमने देखा था अणुसूत्र, दूसरा हमने देखा था संरचना सूत्र, तीसरा हमने इसका देखा था संघनित सूत्र। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमने क्या पढ़ा था कि भाई एल्कीन जो होता है वो 2 कार्बन से शुरू होता है,
एल्काइन जो होता है वो भी 2 कार्बन से शुरू होता है। एल्केन में जितने भी कार्बन होते हैं सारे कार्बन के बीच जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन में किसी 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्काइन में किसी 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। हमने देखा जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। डबल बॉन्ड की लंबाई जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अभी से डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े चीज़ों का एक क्विक रिवीजन किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ इसको समझने में तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस टॉपिक की क्लैरिफिकेशन के साथ। अब हम लोग एलिसाइक्लिक चीज़ों को देखते हैं। तो बच्चा एलिसाइक्लिक जब हम लोग यौगिक देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखेगा। एलिसाइक्लिक यौगिक में आपको क्या दिखेगा कि जैसे यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन में 2 कार्बन का क्या, पहले तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता था, CnH2n। किसका, तो एल्कीन का। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता था CnH2n। तो ये C2 से शुरू होता था, 2 4, फिर C3 और क्या, 6, फिर C4 और H8, C5H10 और C6H12। तो यहाँ पर जब आप एलिसाइक्लिक देखिएगा तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि जैसे देखिए, एलिसाइक्लिक में कार्बन जितने भी होते हैं सब आपस में जो है जुड़े होते हैं और बंध संरचना बनाते हैं। ये 3 कार्बन से बना हुआ संरचना है, ये 4 कार्बन से बना हुआ संरचना है, ये जो है 5 कार्बन से बना हुआ संरचना है, और ये जो है ये 6 कार्बन से बना हुआ संरचना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस तरह से एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। यानी एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं, तो बंद श्रृंखला वाले साधारण यौगिक क्या कहलाते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले साधारण यौगिक। अब यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि भाई इस वाले जो चीज़ें हैं इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड भी हो सकता है कि नहीं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कहीं पर जो है डबल बॉन्ड भी हो सकता है। और वैसे ही आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं पर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इस प्रकार आप देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं इसको भी हमने देखा था कि ये 3 तरह के हो सकते हैं। उसको अलग कलर से लिखते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन,
साइक्लो एल्काइन। अब आप यहाँ जब देखिएगा तो देखिए, यहाँ एक दो तीन, अब देखिए एल्केन में हमने जस्ट क्या पढ़ा कि एल्केन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है कि जिसमें सारे ही कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। एल्कीन में हमने देखा कहीं पर भी दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होगा, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा। एल्काइन में हमने देखा कहीं पर भी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी क्या होगा। तो यहाँ पे साइक्लो वर्ड का मतलब है कि इसका जो कार्बन है वो कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। साइक्लो का मतलब होता है कि मतलब साइकिल कैसे पूरा होता है कि जहां से आप चलना शुरू करते हैं अगर आप वहीं पर वापस आकर जुड़ते हैं तो ये होता है कि आपका एक जो है साइकिल पूरा हो गया है, यानी एक चक्कर आप लगा दिए। तो देखिए इसमें जहां से भी आप शुरू करिएगा वहीं पे आप वापस आके जुड़ जाइएगा, इसलिए ये सारे साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एली साइक्लिक यौगिक। अब इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये जानते थे कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी इसके चार संयोजकता होते हैं। तो एक कार्बन जो है वो चार हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है नॉर्मली हाइड्रोकार्बन में। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक कार्बन जो है ये दो बॉन्ड बनाया है, इसके पास दो बॉन्ड फ्री हैं, तो बाकी के जो दो बॉन्ड होंगे उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। सिमिलरली इसके भी पास दो हाइड्रोजन होंगे और इसके भी पास दो, यहाँ भी इसके भी पास दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगे, इसके पास भी दो, सबके पास दो दो हाइड्रोजन होंगे। क्योंकि सब जो है अपने आजू बाजू कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, दो। तो सबके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो दो हो जाएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबके पास यहाँ पर कितना है, दो दो हाइड्रोजन है। यहाँ आप देखिएगा इस कार्बन को, तो इसने इधर दो बॉन्ड बनाया है और इधर एक बॉन्ड बनाया है, तो इसने तीन बॉन्ड बना लिया है, इसलिए इसके पास हाइड्रोजन कितना होगा, एक। सिमिलरली इसको आप देखिएगा तो इसने भी दो और एक तीन बना लिया है, तो इसके भी पास हाइड्रोजन एक होगा। जबकि ये जो कार्बन है ये एक और दो दो बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसके पास दो हाइड्रोजन होगा। इसमें भी आप इस प्रकार देख सकते हैं कि तीन बनाया है तो एक होगा, ये भी तीन बनाया है तो एक होगा, इसने दो बनाया है तो दो होगा इसके पास, इसने दो बनाया है तो दो होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसने तीन और एक चार बॉन्ड पूरा कर लिया, इसने भी तीन और एक चार बॉन्ड पूरा, और इसने दो किया है तो इसके पास कितना होगा, दो। इसके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो, और इसका पूरा है और इसका भी पूरा है, इसके भी पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, दो। इस दोनों का चार चार बॉन्ड पूरा है, फिर इस दोनों का चार चार बॉन्ड पूरा है, इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे, इसके भी पास दो हाइड्रोजन होंगे, एंड इसके भी पास कितने हाइड्रोजन होंगे, दो। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सबके पास क्या है, अलग अलग बॉन्ड जुड़े हैं, उस हिसाब से जो है चार वैलेंसी पूरा करता है ये हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसके नाम को अगर आप नॉर्मली समझना चाहिएगा तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा साइक्लो। साइक्लो, और ये क्या है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है। एल्क में एल्क के जगह पर सबसे पहले तो आप पूरा लिख लीजिए कि ये साइक्लो एल्केन है। अब आप ये देखिए कि एल्क तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि एल्क के जगह तो हमें मेन चेन में जितने कार्बन है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ कार्बन कितने हैं, तो सर एक दो और तीन कार्बन है, और तीन कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप। इसका मतलब है ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। सिमिलरली यहाँ आप देखिएगा तो सबसे पहले तो आपको साइक्लो लिखना पड़ेगा, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये है एल्केन। अब एल्क के जगह एक दो तीन चार, चार के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट, तो ये होगा साइक्लोब्यूटेन। अब इस वाले कंपाउंड के लिए क्या लिखेंगे, पांच कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा, तो ये होगा साइक्लोपेंटेन। एल्केन के जगह क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिएगा एक दो तीन कार्बन है, लेकिन किसी मतलब ये दोनों के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये एल्केन नहीं है, ये है एल्कीन। तो ये क्या है, ये है साइक्लो एल्कीन। और अगर हम लिखेंगे साइक्लो एल्कीन तो एल्क के जगह हम क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या।
तो 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। इस प्रकार इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ आप देखिएगा तो ये क्या है, ये है साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्काइन, क्योंकि इस दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अब एल्क के जगह लिखेंगे क्या, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोप, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइन। अब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइन और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइन। तो आई होप कि इसका भी आप नाम लिख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि एल्कीन में क्या है, जितना कार्बन है उतना ही क्या है, उसका दोगुना हाइड्रोजन है। यहाँ भी आप देखते हैं कि अगर इसके पास ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, तो प्रोपेन में 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 2 6। तो इसका अगर सामान्य सूत्र देखिएगा तो क्या निकलेगा, C3H6। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ आपको दिखेगा C4 यानी 4 और H कितना आपको दिखेगा, H 2 2 4 2 6 2 8। इसको अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। ये वाला कलर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा तो पहले तो कार्बन कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद 2 2 4 सबके पास 2 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 10। यानी अगर आप देखिएगा तो जो साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है, साइक्लो एल्केन का जो सामान्य सूत्र है, साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र किसके बराबर है, तो एल्कीन के बराबर है। अब यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है। तो कार्बन अगर यहाँ 3 है तो हाइड्रोजन 1 2 और ये हो जाएगा 2। कार्बन कितना हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन 4। यहाँ आप देखिएगा तो ये कितना है, तो कार्बन 4 है। हाइड्रोजन हो जाएगा 2 2 4 और 2 6। यहाँ जब आप देखिएगा तो यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हो जाएंगे, तो कार्बन 5 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कैसे देखेंगे, तो यहाँ देखिए 2 और 1, 3 इसका पूरा है तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 1 होगा, इसके पास 2 2 2। तो ये 6 हो गया और 2 कितना हो गया, H8। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 3 है तो हाइड्रोजन क्या है, 3 दूना 6 में से 2 कम। ये अगर 4 है तो 4 दूना 8 में से 2 कम। ये 5 है तो 5 दूना 10 में से 2 कम। यानी इसका जो सामान्य सूत्र है किसका, साइक्लो एल्कीन का, वो क्या है, CnH2n-1, सॉरी H2n-2। और जो कि किसका होता है, एल्कीन का, सॉरी एल्काइन का। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र किसके समान होता है, तो साइक्लो एल्कीन के। और साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र किसके समान होता है, तो एल्केन के। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है। एल्केन एल्काइन के बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं रखना है आपको, क्योंकि इसका आप देखिएगा तो 1 2 और 3, कार्बन 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर तो उस टाइप का कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। इसलिए याद रखिएगा, इस चीज़ को आगे हम लिखा भी देते हैं। अब बाकी आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि एल्कीन और साइक्लो एल्केन दोनों का सामान्य सूत्र समान होता है और वो क्या होता है, CnH2n। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा एल्काइन और
साइक्लोएल्कीन। इसका भी सामान्य सूत्र समान होता है और वो क्या होता है, CnH2n-2। ये दोनों बात आपको क्या करना है, ध्यान में रख। अब हम लोग जो है वो एरोमेटिक यौगिक की ओर बढ़ते हैं। अब एरोमेटिक यौगिक की ओर बढ़ने से पहले एक छोटा सा बेसिक हम आपको समझा देते हैं, ताकि इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, समझने में आपको जो है परेशानी नहीं हो। देखिए, जब कार्बन और कार्बन के बीच सब जगह सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जितने भी होते हैं, यानी कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक में जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बंधन का मतलब है क्या, सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बंधन। उसी प्रकार अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो एक जो होता है वो सिग्मा बंधन होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बंधन। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक इसमें क्या होता है, सिग्मा, और दो क्या होते हैं, पाई। अब चाहे सिग्मा बंधन हो या पाई बंधन हो, एक बंधन जो होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस वाले कंपाउंड को अगर दे दिया जाए, वैसे तो इसका नाम आपको पता है, ये क्या है, दो कार्बन है तो इथ हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इथेन। तो वैसे तो ये इथेन है, जिसका कि साधारण नाम ही आपको बताए थे हम, इथिलीन। तो इथिलीन है ये। यहाँ पे हमको पूछता है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और फिर हमसे पूछ रहा है कि बताओ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हमको इसका जो है नंबर बताना है। तो कैसे बताएंगे, इसमें देखेंगे सिग्मा बंधन कहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है, एक क्या होता है, पाई। तो आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन बताना है, तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बंधन है। तो एक बंधन में दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10। अब हमको पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो पाई कितना है, तो एक है, और एक बंधन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन दो है, और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 10 है। अब आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, एरोमेटिक यौगिक जो होता है इसका कुछ शर्त होता है, और वो शर्त क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो यौगिक है वो बंद संरचना होना चाहिए, खुला संरचना नहीं होना चाहिए, बंद संरचना होना चाहिए। और उसके बाद जो है एक शब्द यूज किया जाता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारा कार्बन है, तो एक कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो फिर एक को छोड़कर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़कर फिर से डबल बॉन्ड। इस प्रकार के डबल बॉन्ड को कहते हैं कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। तो संरचना बंद होना चाहिए, और उस बंद संरचना में एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरह के जो है चीजें होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होनी चाहिए, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए वो 4n+2 के इक्वल होना चाहिए। और वो n जो है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 4, इस प्रकार होना चाहिए n की संख्या। इस रूल को हम लोग कहते हैं हक्कल्स रूल। इसे हम लोग हक्कल का नियम कहते हैं। अगर ये इतना चीज फुलफिल करती है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक यौगिक हो। अदरवाइज उसे हम लोग एरोमेटिक यौगिक नहीं कहेंगे। अब ये चीज को भी हम देखते हैं कि ये कैसे होता है।
इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर से समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हम कुछ कंपाउंड बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने कुछ यौगिक देखा। देखिए, तो हम लोग एरोमेटिक यौगिक पहचानेंगे, तो एरोमेटिक यौगिक में हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग दो चीज देखेंगे कि बंध संरचना और कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। बंध संरचना प्लस क्या, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। उसके बाद हमको जो है देखना है हकल के रूल के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पर हम इस वाले यौगिक को देखते हैं, तो ये बंध संरचना है, तो चलो पहला चीज तो फुलफिल है। लेकिन क्या इसमें कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है? इसमें तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये जो है एरोमेटिक यौगिक नहीं है। यहाँ भी आप देखिएगा तो ये भी एरोमेटिक यौगिक नहीं है, ये भी एरोमेटिक यौगिक नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये बंध संरचना है, और डबल बॉन्ड भी है कॉन्जुगेटेड। देखिए, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड डबल। यानी कि कॉन्जुगेट तो नहीं बनेगा, डबल के बाद फिर डबल नहीं हो सकता, तो ये भी जो है एरोमेटिक नहीं है। यहाँ आपने देखा कि ये बंध संरचना है, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन के हिसाब से नहीं है, यानी कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बंध संरचना है, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड भी है। देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों चीजें तो फुलफिल हो गई। अब तीसरा जो चीज है वो क्या है, तीसरा चीज है कि यहाँ पे ये फाइंड आउट करना कि भाई ये जो है यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं 4n+2, और इसमें पाई देखते हैं, तो जो डबल बॉन्ड है यही होगा 1 पाई, ये होगा 2 पाई और 3 पाई। तो पाई अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो 4n=, अगर 6 होगा तो 6 में से 2 घट जाएगा तो कितना, 4 बचेगा, तो n की वैल्यू आएगी 1। क्या n की वैल्यू 1 हो सकती है? यस सर, हो सकते हैं। इसका मतलब है ये जो है एक एरोमेटिक यौगिक है, और इस यौगिक का आप नाम याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला तो C6H6 होता है, और ये बहुत काम का यौगिक है जिसका नाम है बेंजीन। तो बेंजीन एक क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है। अब इसको आप देखिएगा तो यहाँ भी कॉन्जुगेट, ये बंध संरचना और कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही हम हक्कल के रूल के हिसाब से 4n+2 और पाई इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो दो क्या है यहाँ, दो यहाँ पे पाई हैं, तो 2 दूनी 4 क्या होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n=, हो जाएगा 2, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी तब, 2/4, यानी 1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये जो है एरोमेटिक यौगिक नहीं है। यहाँ आप देखिएगा तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप देखिएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी एरोमेटिक यौगिक नहीं है।
तो मेनली एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, तो बेंजीन या बेंजीन से बने यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो आई होप इतना चीज़ तो आप समझ गए हैं। अब देखिए सिलेबस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एल्केन के बारे में थोड़ा अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा एल्केन को विशेष स्तर से पढ़ने का ट्राई करते हैं। अब देखो बच्चा, एल्केन के बारे में हमने ये तो देख लिया कि भाई एल्केन का मतलब है कि बहुत सारे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे, और हाइड्रोजन को तो हम लोग बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, तो फिर उतना आपको घबराना नहीं है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण। तो यहाँ पे हम लोग संकरण देखते हैं। तो संकरण बेसिकली एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों को हम लोग देखेंगे एक साथ। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप इसको समझ पाओ अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो ऐसे करके जब आप इसको लिखेंगे तो वैसे तो आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, चलिए हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेते हैं, ऐसे देखने में सही नहीं लगता है। देखिए इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो सॉरी एक बॉन्ड है, तो ये दो हाइड्रोजन रख, तीन हाइड्रोजन रखेगा, ये सब दो दो, क्योंकि एक कार्बन कितने हाइड्रोजन रखते हैं, इतने हाइड्रोजन रखते हैं ताकि उस कार्बन के चार जो हैं बंधन पूरा हो सके। तो इस प्रकार आप खुद से देख लीजिएगा, और अब तो हम लोग इसमें बहुत पुराने हो गए हैं, दो ही लेक्चर में अब इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसी विशेष कार्बन के बारे में पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ स्टार बनाया हुआ इस कार्बन के बारे में हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कार्बनिक यौगिक का तीन हो सकता है, या तो sp3 हो सकता है, या तो sp2 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, sp हो सकता है। देखिए अगर किसी कार्बनिक यौगिक में चार सिग्मा बंधन है तो sp3 उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर तीन सिग्मा बंधन है तो sp2 हो जाएगा, और अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, दो है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अब यहाँ जिस कार्बन की बात की जा रही है, यहाँ पर जितना भी सूत्र लिखे हुए हैं सब संघनित सूत्र हैं। यहाँ इस कार्बन की बात की जा रही है, तो इस कार्बन को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका हम एक सूत्र बना लेंगे। अब यहाँ देखेंगे ये वाला कार्बन तीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो इसके आजू बाजू जो है वो कितने हाइड्रोजन दे देंगे, तीन। और जो हमारा स्टार वाला है ये कितना हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो दो हाइड्रोजन से। और लास्ट वाला भी कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो तीन। तो स्टार वाला का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो इसके आजू बाजू कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, तो चार सिग्मा बॉन्ड है। और अगर चार सिग्मा बॉन्ड है मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे आपको सिग्मा सॉरी स्टार दिया गया है, तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड हो गया।
और ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग जानते हैं कि एक होता है सिग्मा और दो क्या होता है पाई। तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो सिग्मा है तो दो सिग्मा है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए इस वाले कार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक क्या होगा सिग्मा और एक क्या हो जाएगा पाई। और फिर इधर एक सिग्मा है और एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी एकल बंध से जुड़ा होता है, तो एक सिग्मा इसके भी पास है। इसको आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार इसको बनाएंगे तो जो स्टार वाला है वो तो यही है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, इस सब जगह हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और एक क्या है पाई है। यहाँ भी एक सिग्मा है, यहाँ भी एक सिग्मा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा कितने हो गए, तीन। और यदि तीन सिग्मा हो तो उसे क्या कहेंगे, sp2 कहेंगे। यहाँ मान लीजिए इस वाले कार्बन को अगर क्या कर दिया, स्टार कर दिया, तो यहाँ पे दो, एक क्या होगा सिग्मा, एक क्या होगा पाई। यहाँ भी क्या होगा, एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा पाई। तो नंबर ऑफ सिग्मा क्या है, दो, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए इस वाले कार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ एक सिग्मा होगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो दो क्या हो जाएंगे पाई, और यहाँ भी एक होगा सिग्मा, तो यहाँ दो सिग्मा है इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। और यहाँ मान लीजिए इसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और यहाँ भी एक सिग्मा, दो सिग्मा है तो ये भी क्या होगा, sp हो जाएगा। इसका मतलब है बच्चा कि अगर कोई कार्बन चारों बगल किससे जुड़ा हुआ है, सिग्मा बंधन से जुड़ा हुआ है, तो चारों बगल अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, चार, इसे हम लोग क्या कहेंगे, sp3। अगर बच्चा कोई एक कार्बन जो है एक साइड डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसके जो है सिग्मा कितने हो जाएंगे, तीन, इसलिए ये क्या हो जाएगा, sp2। और यदि दोनों साइड कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसके पास दो सिग्मा होंगे, तो ये क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई कार्बन एक साइड ट्रिपल बॉन्ड और दूसरी साइड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगी, sp। तो इस तरीके से आप किसी भी यौगिक में स्टार किए गए या पूछे गए कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको सिग्मा बॉन्ड गिनना है, और यदि सिग्मा बॉन्ड का नंबर चार है तो उसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अगर सिग्मा बॉन्ड तीन है तो उसका sp2 हो जाएगा, और यदि सिग्मा बॉन्ड दो है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग एल्केन के बारे में और आगे अधिक जानकारी लेंगे। तो एल्केन जो होता है इसके बारे में आपको तीन चीजें और जाननी है, कि एल्केन की अगर श्रृंखला सीधी है इस प्रकार से, यहाँ हम दो चीजें एक साथ आपको बता रहे हैं कि दोनों चीजें बेसिक ही हैं और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह के यौगिक आपको आगे देखने को मिलेंगे, इसलिए घबराइए नहीं। तो देखिए जब आप एल्केन को देखिएगा तो एल्केन में सबसे पहले तो आपको एक चीज पढ़ना होगा जो कि क्या होगा, डिग्री। और दूसरा चीज आपको क्या पढ़ना होगा, दूसरा आपको पढ़ना होगा कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा आइसो है, और कौन सा नियो है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डिग्री का मतलब क्या होता है कि जिस भी कार्बन की आप डिग्री देख रहे हैं, आप देखिए कि वो कार्बन अपने आजू बाजू कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर वो कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसकी डिग्री क्या होगी, चार डिग्री होगी।
यहाँ आप किसी भी कार्बन की बात करेंगे तो जैसे इस कार्बन की हम बात करें तो ये अपने आजू बाजू दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। अगर ये छोर वाले कार्बन की बात करेंगे तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4। तो मान लीजिए कोई यौगिक आपको दे रखा है CH2, डबल बॉन्ड CH2, और इसमें पूछ रहा है कि बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है। वैसे डिग्री वाले जो होंगे वो आपको एल्केन में पूछे जाएंगे, तो हम वही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से पूछा जाए CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें पूछा जाए इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप देखिए ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए CH4 में बताओ कि ये कार्बन तो अकेले है, तो ये मीथेन है और ये अकेले है, तो इसकी डिग्री भी हो जाएगी कितनी, 1, और इसे कहते हैं सुपर 1 डिग्री। तो इसको कहते हैं सुपर 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये कितना डिग्री हो जाएगा, दो कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, ये भी हो जाएगा 2 डिग्री। अब यहाँ आप आइएगा तो देखिए ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। लेकिन ये कार्बन कितना डिग्री हो जाएगा, 4। देखिए 1 2 3 और 4, 4 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ आप देखिएगा इसकी डिग्री हो जाएगी कितनी, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। नॉर्मली जो है एल्केन का पूछा जाता है, बाकी अगर आए तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री होगी 1, क्योंकि ये तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 4, क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 4। तो इस प्रकार आप डिग्री बता सकते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग। मान लीजिए अब इस तरह का इसी में आगे बढ़ा दिए, इसकी डिग्री पूछ लिया जाए तो ये क्या होगा, 3 डिग्री होगा। अब आप नॉर्मल, आइसो और नियो को समझिए कि भाई ये क्या होते हैं। देखो जब भी कार्बन जो होता है वो सीधी श्रृंखला में हो, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हो, तो इस प्रकार के एल्केन को नॉर्मल एल्केन कहा जाता है। और अगर इसको हम नॉर्मल एल्केन कहेंगे बच्चा, तो एल्केन जो है, तो एल्क के जगह 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बोलेंगे तो ये होगा एन। और एल्क के जगह 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन, जिसको एन पेंटेन लिखेंगे। अब अगर किसी छोर से दूसरे कार्बन पर एक कार्बन नीचे क्या हो, इस प्रकार जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के जो एल्केन होते हैं, अब इसके हाइड्रोजन को भी आप बैलेंस कर सकते हैं, सारे ही जगह के हाइड्रोजन को 4 वैलेंसी पूरा करके। तो इस तरह के जो यौगिक होते हैं जिसमें क्या होते हैं, किसी छोर से, दोनों में से किसी छोर से दूसरे कार्बन यानी सेकेंड कार्बन से जो है CH3 ग्रुप अगर जुड़ा हो, तो इसे हम लोग कहते हैं आइसो एल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो एल्केन। अब आइसो एल्केन हो जाएगा तो पहले तो इसका लिखेंगे आइसो, और एल्क के जगह लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो हेक्सेन। सिमिलरली इसको अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप देखिए कि किसी छोर से दूसरे कार्बन जो है उस पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। और अगर 2 CH3 ग्रुप हैं तो इस तरह के यौगिक को हम लोग कहते हैं नियो। तो ये हो जाएगा नियो एल्केन, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो एल्केन। और यदि यह नियो एल्केन है तो बच्चा नियो एल्केन में हम लोग यहाँ तो देंगे नियो, और एल्क के जगह 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। तो इस प्रकार आप इसका नाम लिखिएगा। अब इस वाले यौगिक को देखिए, तो अब इधर से दूसरे कार्बन पर क्या है, एक C है यानी CH3 है, तो ये क्या होगा, ये आइसो होगा। तो यहाँ लिखेंगे आइसो एल्केन। और अगर यहाँ आइसो एल्केन लिखे हैं तो एल्क के जगह क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। यानी कि ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। तो इस प्रकार आप आइसो, नॉर्मल और नियो को समझ सकते हैं, जो कि कभी कभी आपको जो है देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री को कभी कभी हिंदी में लिखा रहता है 1 डिग्री का प्राथमिक, 2 डिग्री के जगह पर लिखा होगा द्वितीयक। प्राथमिक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्राइमरी कहेंगे। इसको हम लोग प्राइमरी कहेंगे। और जो 2 डिग्री है उसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक। द्वितीयक को हम लोग सेकेंडरी कहते हैं, शॉर्ट में सेक लिखा रहता है। और 3 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक। और तृतीयक को क्या लिखा रहता है? टर्ट। TERT। टर्सियरी होता है इसलिए टर्ट लिखा रहता है। और प्राइमरी का प्राइमरी ही लिखा रहता है। तो इस प्रकार से आपको लिखा हुआ चीज भी दिख सकता है, उसका भी मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ही है। तो बेसिकली ये एल्केन के प्रोस्पेक्टेशन में आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम करते हैं यहीं पे समाप्त, और आपको इसका PDF भी मिल जाएगा क्लास नोट में। आपको एक चीज़ करना है, अब आगे की जो क्लासेज होगी उसको जो है और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। और वो भी मैं आपको इतनी ही आसानी से बताऊंगा जितनी आसानी से कि अभी तक आप मेरे लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। तो आपको पता होगा कि जो भी चीज़ हम बताते हैं, एक तो हम वही चीज़ बताते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ क्या हम करते हैं कि उन चीज़ों को हम ज़्यादा भाषा में नहीं लिखाते हैं, क्योंकि भाषा के चक्कर में बच्चा जो है मेन चीज़ को ही भूल जाता है, और हम नहीं चाहते कि आप मेन चीज़ को ही भूल जाओ। इसलिए मेन चीज़ पर अपना फोकस रहेगा बच्चा, और बाकी बोर्ड एग्जाम में एकदम मचा देना है, फोड़ देना है पकड़ के, समझ गए न? तो मिलते हैं गाइज कल। कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में। और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हमारा टॉपिक का नाम क्या होगा? आयु ऐसा करते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर से पहले हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो मिलते हैं कल, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। ओके। तो धन्यवाद, जय हिंद।